गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ट्रांसपोरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ट्रांसपोरेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसपोरेशन का मतलब होता है परिवहन, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स सजीव। 13.1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोरेशन ऑफ फूड इन प्लांट। पौधों में पानी, खनिज का संवहन एवं भोजन का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब कैसे भोजन प्राप्त करते हैं पौधे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से करते हैं। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड from the soil by the roots of plants. These are transported to different part of plant through the stem. You know that in our town and villages, water is transport through pipeline. Do you think plants have similar pipelines by which the water absorbed by the roots is transported to the leaves? You have read about xylem and phloem in plants. Let us see how plants absorb water and how water, minerals, and food form in leaves are transported. अभी तक आपने देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। ये वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो स्टेम के अलग अलग पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। रूट से अपने वाटर एंड मिनरल्स को खींचा जाता है और स्टेम से वो अपने अलग अलग भागों में पहुंचाता है। देख रहे होंगे ब्लू कलर की एक पाइपलाइन बिछी होगी प्लांट में। वो आप जानते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में जो भी पानी का यूज़ करते हैं उसे एक पाइपलाइन द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचाया जाता है। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी ये पाइपलाइन की टाइप का एक मेथड होता है जिससे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और वो जड़ों से पानी को खींच कर एब्जॉर्ब करके, वाटर हो चाहे वो मिनरल्स हो, उसे एब्जॉर्ब करके शरीर के अलग अलग भागों जैसे कि पत्तियों तक पहुंचाता है। ओके, और ये सब किसके कारण होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, आपने पौधे में जो पढ़ा होगा, क्या नाम है? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन सभी खनिज तत्वों को, और पत्तियों में, लीफ में भोजन बनता है, मतलब खाना बनता है। लेकिन अब ये खाना, फूड आइटम कैसे बनते हैं ये पता है? नहीं पता है तो वो आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनरल ट्रांसपोरेशन इन प्लांट, देखेंगे कैसे मिनरल का ट्रांसपोरेशन हो रहा है, एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखिए कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एक एक्टिविटी आप लोगों को मैं बताती हूँ। एक ग्लास सैफ्रॉन कलर और सीन ऑफ रेड इंक, सॉफ्ट टिम एंड बेल्सम और चिराइया शार्प ब्लेड स्लाइड माइक्रोस्कोप। तो एक हम लोग एक्टिविटी कर लेते हैं। ओके, जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन होता कैसे है। तो इसके लिए आप क्या कर लेते हैं, कांच के ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मुंह चौड़ा होना चाहिए, लाइक दिस, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। उसमें आप क्या करेंगे, 2 ग्लास लेंगे, एक ग्लास में आधा पानी भर देंगे, दूसरे ग्लास में और रेड कलर, देखिए रेड कलर की इंक डाल देते हैं। ठीक है, अब उसे एक प्लांट को लेते हैं, दोनों में प्लांट को डाल दिया जाता है। ओके, देन प्लांट को डालने के बाद 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जो रेड कलर वाला है, ये वाला आपका जो ग्लास से प्लांट का छोटा सा तना, मतलब स्टेम काट के आप अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें
रेड कलर आपको दिखाई देने लगता है। और ये रेड कलर किसकी वजह से होता है पता है? ये ट्रांसपोर्टेशन की मदद से होता है, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं वो क्या करती हैं, वाटर को या मिनरल्स जो भी होते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब परिवहन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण उसका स्टेम रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि इस कलर में, इस वाटर में पानी मिला था, लेकिन इसमें इस वाटर में क्या मिला था? रेड कलर मिला था। एंड इस वाटर में कुछ भी नहीं मिला था। इससे आपको समझ में आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है। प्लांट जो होते हैं मिनरल्स और जो वाटर होते हैं उसे अपनी तरफ एब्जॉर्व कर लेते हैं, यही ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीका है। ठीक, नेक्स्ट है 13.2। अब है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अभी हमने देखा कि पेड़ पौधों में, प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम देखेंगे जानवरों में, जंतुओं में किस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ एक्टिविटी। They get this food digested by the digestive organ and circulated to all part of the body. The waste material are transported to the excretory organ. In the same way, all organ of the body require oxygen for respiration. Carbon dioxide produced in respiration is harmful for the body, so it should be removed from the body. This means that transportation of different materials keep taking place in the body of living organism in some way of the other. Let us see whether this transportation takes place in the same way for all living organisms or different methods are adopted for this. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सजीव होते हैं, उन्हें लाइफ में, मतलब उनको पूरी जीवन में किसकी ज़रूरत पड़ती है? नीड एनर्जी, मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे फूड से मिलता है। फूड आइटम आप जब ईट करते हैं तो उससे एनर्जी बनती है ना। डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव ऑर्गन। आप जब भोजन खाते हैं, जब आप फूड आइटम ईट करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, और इसे पाचन की क्रिया में, मतलब पाचन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन मीन्स पाचन अंगों की ज़रूरत होती है। ठीक, हम जब खाना खाते हैं तो इसे कहाँ भेजा जाता है? हमारे पेट में, पेट स्टमक में, है ना। तो ये क्या होता है? ये पूरा डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। ओके, देन जब खाना पहुंच जाता है तो जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी अंगों द्वारा पहुंचाया जाता है। उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। इसे शरीर में सभी जो अंग होते हैं, जितने भी आपके पार्ट जो होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, लगातार आप लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के करते हैं, मतलब श्वसन की क्रिया करते रहते हैं, और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मतलब O2 की। और अंगों में श्वसन की क्रिया लगातार चलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, मीन्स CO2, जो शरीर के लिए क्या होती है? डेंजरस होती है, अच्छी नहीं होती है, और इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। इसका अर्थ यह है कि जीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का किसी न किसी तरह से परिवहन होता रहता है। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो परिवहन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस तरीके से होता है। तो we know that some living organism, amoeba, paramecium, etc. are so small that they can be only seen under the microscope. आपने अभी तक अमीबा, पैरामीशियम देखा होगा, लेकिन उसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। Since most of the unicellular microorganisms live in water, therefore different material are in ingested and excreted from their body by diffusion. आप देखे होंगे कि ये बहुत छोटे होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मीन्स एक कोशिकीय जीव में होते हैं जो पानी में रहते हैं। इसमें कौन सी
कौन सा क्रिया होती है? जब हम लोग खाना खाते हैं किस तरीके से क्रिया होती है, कौन सी प्रोसेस होती है? तो डिफ्यूज़न मेथड के कारण उनके शरीर के भीतर पहुंचाते हैं फूड आइटम जो भी होता है। ओके, तो हमने देख लिया। अब देखेंगे 13.2.1 ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग। अब मनुष्य में रक्त परिवहन कैसे होता है? रक्त का मतलब होता है ब्लड, खून। ओके, इन ह्यूमन बींग्स ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डिफरेंट मटेरियल। लेट अस सी व्हाट ब्लड इज एंड हाउ इज रिच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमन होता है उनके विभिन्न पदार्थों के परिवहन का काम रक्त करता है। जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है वो ब्लड से होता है। और कैसे होता है आज हम देखेंगे इस टॉपिक में। वी नो दैट ब्लड इज़ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब एक संयोजी ऊतक होता है। यह केवल एक तरल पदार्थ ही नहीं होता, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में ही नहीं होता है। यदि रक्त की पतली सी सतह को कांच की स्लाइड पर रख के देखा जाए, या ब्लड का जो एक ड्रॉप है उसे आप एक स्लाइड में रख के ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, तो आप देखेंगे कि वी सी मैनी पार्टिकल इन इट। तो आप देखेंगे कि एक ड्रॉप ब्लड में बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे कण हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं। ठीक है, ये जो कण होते हैं, ये जो आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। एक्चुअल में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सेल होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और प्लाज्मा ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा रक्त मीन्स ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है जिसमें 92% वाटर होता है। कितना परसेंट? 92% वाटर होता है इसी प्लाज्मा में। देन जो बचा 8% है, जो बचा 100 में से 92% तो वाटर हुआ, एंड 8% क्या है? तो 8% क्या होता है? वेस्ट मटेरियल एंड मिनरल्स, जो आपके लिए सही नहीं उत्सर्जी पदार्थ है और खनिज लवण है वो होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हमारी जो ब्लड है वो लाइक दिस, एक ड्रॉप में आप देखेंगे कि इतनी सारी संरचनाएं दिखाई देती है आपको। छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। देख लेंगे रेड ब्लड सेल्स लाइक दिस, है ना। वाइट ब्लड सेल्स देखिए, वाइट ब्लड सेल कुछ इस तरीके से होते हैं। एंड प्लेटलेटर्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही हमें जब चोट लगती है तो इससे क्लॉटिंग होती है प्लेटलेट्स की मदद से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाइट ब्लड सेल ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ब्लड सेल आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड सेल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? फर्स्ट है रेड ब्लड कार्पल्स, मीन्स लाल रक्त कणिकाएं। तो these cells are red in color, small in size, and are very large in number. This impart the red color to the blood. The red color of the red blood cells is due to the presence of hemoglobin. If the number of red blood cells in the body is high, then it can absorb more oxygen. अब रेड ब्लड कार्पल्स जो होता है वो क्या होता है, उसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। साइज़ तो छोटा होता है लेकिन ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत संख्या में होती है। इसीलिए इसे रेड रंग का दिखाई देता है। ये जो हमें रहता है ना रेड ब्लड सेल, वो रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम रेड ब्लड सेल जो भी रहते हैं कार्पल्स बोलते हैं। इनका जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रेड ब्लड कार्पल्स अधिक होने से, ज़्यादा होने से हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन ले सकता है। जितनी रेड ब्लड कार्पल्स का संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो सकती है या हम ज़्यादा ले सकते हैं।
सेकेंड है वाइट ब्लड कार्पल्स. These cells are colorless, big in size and less in number. If bacteria, virus, or any other external material enter the body, the white blood cells destroy them. Thus, they protect our body. तो जो वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो क्या होती हैं? कलरलेस होती हैं. वो कोई भी कलर की नहीं होती है. ठीक है. ये साइज में बड़ी होती हैं, लेकिन नंबर में कम होती है, मतलब इनकी संख्या बहुत कम होती है. यदि आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बाहरी एक्सटर्नल मटेरियल अंदर आने की कोशिश करता है, तो जो वाइट ब्लड कार्पल्स है उससे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, वहीं पर ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. इस तरह से ये हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, वाइट ब्लड कार्पल्स. थर्ड है प्लेटलेट्स. You would have seen that when we are injured, blood start to flow. If the blood drop falls on the floor, then it clots after some time. In the same way, blood clots on the wound. The reason behind the clotting of blood is the presence of platelets. These are also type of cells and are less in number as compared to red blood cells. अब आप प्लेटलेट्स होता क्या है, ठीक है, देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लेटलेट्स, जब हमको चोट लग जाती है, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी से ब्लड निकलना चालू हो जाता है, ब्लड बहना चालू हो जाता है. आप देखेंगे कि जब हमें चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, हमारी ब्लड बहने लग जाती है, लेकिन कुछ समय बाद अब आप देखेंगे वहाँ पर चोट लगे हुए जगह क्या हो जाती है? जम जाती है, क्लॉट हो जाती है. और ये जमने का कारण क्या होता है? ब्लड में प्लेटलेट्स के प्रेजेंट के कारण होता है. ये एक प्रकार की सेल भी है. प्लेटलेट्स एक प्रकार की सेल है जो कि रेड ब्लड कार्पल्स से कम होती है. कौन? प्लेटलेट्स की संख्या. नेक्स्ट है, देखेंगे sometime due to an accident or illness, there is a deficiency of blood in the body. On such occasions, blood is transfused from the body of a healthy person to protect the life of the patient. This is called blood donation and blood transfusion. The person who donates blood is called donor, and who accepted blood is called recipient. But the donation of blood is not easy. The donor and the recipient must have the same blood group. आपने देखा होगा कि कभी कभी जब एक्सीडेंट या फिर कोई ह्यूमन जो होता है, वो क्या होता है, इलनेस मीन्स बीमार जब हो जाता है, तो उसे ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड बहुत कम हो जाता है. तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? दूसरे ह्यूमन, दूसरे मनुष्य का जो ब्लड होता है उसे चढ़ा के उसकी जान बचाई जा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उसके लाइफ को. इसके लिए खून चढ़ाया जाता है. खून चढ़ाना क्या होता है? तो खून चढ़ाना का मतलब होता है ब्लड डोनेशन. ठीक है. और या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी कहते हैं. और जो ह्यूमन ब्लड डोनेट करता है, ब्लड देता है, उसे बोलते हैं डोनर. और जो एक्सेप्ट करता है, जो ब्लड लेता है, उसे बोलते हैं रिसिपिएंट. लेकिन ये करना भी आसान नहीं होता. इसके लिए ज़रूरी है कि जो डोनर और रिसिपिएंट दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस सही होगा. अब देखेंगे इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट हार्ट, वेन्स एंड आर्टरीज. हार्ट is main part of the transportation circulation system. Oxygenated blood flows out of heart through the arteries as the branches of
arteries spread in tissue, they becomes narrower, the thinner and thinner and are known as blood capillary. तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा किसके बारे में? हार्ट, वेन्स, आर्टरीज. वेन्स मतलब शीरा होता है, वेन्स मतलब आपकी शीरा, आर्टरीज मीन्स धमनी. ठीक. तो जो आपका हार्ट होता है वो या हार्ट जो होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है, मुख्य अंग होता है. इसके कारण ही जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन युक्त आर्टरीज जो होती है हृदय से बाहर लेके जाता है. जो आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं जैसे जैसे अलग अलग टिश्यूज़ में फैलती हैं वो छोटी और पतली होती जाती हैं. कौन? आर्टरीज की ब्रांचेस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड कार्पिलरी कहते हैं, ब्लड कार्पिलरीज कहते हैं. ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड, दिमाग है आपका, ठीक है. हैंड्स, लंग्स, हार्ट. इस तरीके से हमारी एक डायग्राम ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग है. तो ये आप अच्छे से अपना डायग्राम देख लेंगे अच्छे से. ओके. देख लेंगे लीवर, स्मॉल एंड इंटेस्टाइन, किडनी, लेग्स, ये सारी चीज़ें हैं. तो समझ में आया कि ब्लड कार्पिलरीज किसके कहते हैं? आर्टरीज जो होती हैं वो ब्रांचेस में बढ़ जाती है, छोटी और पतली हो जाती है और इन्हें ही आर्टरीज कहते हैं. जो हमने पिक्चर देखा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्लड्स जो होती हैं, ब्लड कार्पिलरीज जो होती हैं वो सेल्स के बीच से गुजरती हैं और जो ब्लड होती है वो सेल के टच में आती, संपर्क में आती, जिससे वो रक्त और कोशिका के बीच में पदार्थों की अदला बदली हो जाती है. जब ब्लड कार्पिलरीज सेल्स के टच में आती है तो क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता है उनका आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को लेना और देना. जो भी पदार्थ, जो भी मिनरल्स जो होते हैं मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं. ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो आपस में मिलकर एक साथ जब मिलती है तो मोटी क्या बना लेती है? मोटी या थिकर पाइप्स बना लेती हैं. मोटी पाइप्स मीन्स मोटी पाइप्स, मोटा वाहिनी, मोटी वाहिनी बना लेती है, छोटी छोटी ब्लड कार्पिलरीज मिलके, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विंस कहते हैं, मीन्स शीरा कहते हैं. देख लीजिए यहाँ पर, जब दिस ब्लड कार्पिलरीज इन ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम थिकर पाइप्स विच आर नो एज वीन. तो यहाँ पर जब ज्वाइन होती हैं ब्लड कार्पिलरीज तो वीन बना लेती हैं, मीन्स शीरा बना लेती हैं. ओके. शिराएं कम ऑक्सीजन, मतलब वीन्स जो होती है वो कम ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती है. जो भी ऑक्सीजन कम मात्रा वाली रहती है ब्लड में, अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वीन्स का काम है कि ये पूरे बॉडी से इकट्ठा करके इसे कहाँ लेके जाती है? वापस आपके हृदय में. हृदय मीन्स हार्ट में. ओके. यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वीन्स एंड आर्टरीज हैं, इसे आप पढ़ लेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट है आपका वॉल्स, आर्टरीज एंड वीन्स. आर्टरीज मतलब धमनी होता है, वीन्स मतलब शीरा. तो आर्टरीज का क्या होगा? फर्स्ट है वॉल्स ऑफ आर्टरीज और थिक. इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं. वॉल्स ऑफ वीन्स आर थिन. अब शीरा जो मतलब वीन्स की दीवारें होती है वो क्या होती है? पतली होती हैं. ये थिक होती है, ये थिन होती है. ओके. सेकेंड है दिस आर नैरो फ्रॉम इनसाइड. ये अंदर से सकरी होती है, पतली होती है. दिस आर वाइडर. वाइडर मतलब ये अंदर से चौड़ी होती है विंग्स में. थर्ड है ड्यू टू थिक वॉल दे डू नॉट कोलैप्स इवन इफ ब्लड इज नॉट प्रेजेंट. दीवारें मोटी होने के कारण इसमें रक्त ना होने पर भी ये चिपकती नहीं. इसकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि अगर इसमें ब्लड ना भी हो तो ये एक दूसरे से चिपकती नहीं, इसकी दीवारें आसपास में. थर्ड, ड्यू टू थिन वॉल दे कोलैप्स व्हेन एम्प्टी.
इसकी दीवारें इतनी पतली होती हैं कि अगर इनमें ब्लड ना हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी। फोर्थ है द ब्लड फ्लोज फास्ट एंड इन अ जर्की मैनर। इसमें जो ब्लड होता है वो बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ, वो भी झटके के साथ बहता है। फोर्थ, ब्लड फ्लो इज स्लो एंड कंस्टेंट। ब्लड बहुत धीरे और एक समान गति के साथ बहता है, जिसमें शिरा में। ओके। और आप देखेंगे कि जब आप डॉक्टर क्या होता है, आपका हाथ पकड़ के आपकी हार्ट पल्स चेक करता है, ठीक है, तो आपका हाथ पकड़ के पल्स चेक करता है और जो आपकी आर्टरीज में बहने वाला रक्त है, खून है, उसके झटके जो होते हैं, मीन्स आपको पता है आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो बहुत झटके के साथ बहता है, तो उसको वो छू के महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर आप नाम सुने होंगे, तो यही ब्लड प्रेशर मीन्स रक्त का दबाव है, जिसे आप मेजर करने के लिए, नापने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो समझ में आया? तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाइए तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कैसे वो पल्स को चेक करता है। रिस्ट में देख लीजिए, यहाँ पर टच करके, तो यहाँ पर आर्टरीज में जो ब्लड होते हैं वो झटके के साथ बहता है, तो उसकी ही जो एक कंपन होती है उसे ही वो चेक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख लेंगे कि 13.6 में एक हार्ट है। हार्ट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ट किस तरीके से का बना होता है। एक ये बाहरी आवरण है, मतलब एक्सटर्नल पिक्चर है, फिगर है उसका, हार्ट का। देन ये जो अंदर में आपको किस तरीके से दिखाई देता है हार्ट, ये इसकी पिक्चर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे कि किस तरीके से होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी हृदय होता है, जो आपका हार्ट होता है, वो कार्डियक मसल्स एंड वर्क्स कंटिन्यूसली। जो कार्डियक मसल से बना होता है, पेशियों से बना होता है, और ये लगातार बिना रुके चलते रहता है। कौन? आपका हार्ट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ बाय द मस्कुलर सेप्टम। और ये 2 भागों में बटा होता है। जो आपका हार्ट होता है वो 2 पार्ट्स में बटा होता है, पुनः 2 भाग में बटा होता है। और जो आप देखेंगे कि फर्स्ट है वो 2 भाग में बटा है, देख लीजिए, ये 1 एंड 2, और फिर से ये जो 2 पार्ट है वो फिर से 2 भाग में बट जाते हैं। ओके, और ये 2 भाग में बटने के बाद क्या कहलाते हैं? ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? अपर वाले पार्ट को आप बोलेंगे ऑरिकल या ऑट्रिया। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे अपर वाले पार्ट को, यहाँ पर ब्लू वाला आप देख रहे होंगे, ये राइट ऑरिकल। ठीक है, ठीक है, ऑरिकल को बोलते हैं अलिंद। ऑरिकल मीन्स अलिंद। और नीचे वाले भाग 2 भागों में होते हैं। आप नीचे वाला भाग देखेंगे 2 भाग में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नीलय। मीन्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देख लिए, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में बटा, उसके बाद फिर से 2 भाग में बटेगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो जो आप लंग्स से लाया हुआ ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है, वो बाएं, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल मीन्स बाएं नीले से किस में आता है? धमनी में आता है। धमनी मीन्स क्या होता है? आर्टरीज में आता है। ओके, एंड जब ये आर्टरीज में आता है, तथा जो आपकी बॉडी जो होती है, सभी भागों से लाया गया कम ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, वो विंस से किस में भेजा जाता है?
ऑरिकल में भेजा जाता है, मीन्स ऑरिकल में पहुंचाया जाता है, जहाँ से ये ब्लड फिर से अधिक या ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, वापस से लंग्स में भेज दिया जाता है। जो आप ऊपर में देख रहे हैं ना, यहाँ से लंग्स है। ओके, इसके बाद से आपका ये हार्ट स्टार्ट है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कंप्लीट होता है, द ह्यूमन हार्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।